नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 12 विषय इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है। भारतीय इतिहास में आज़ादी के जो स्वर्णिम पृष्ठ है अध्याय 2, उसका जो मौर्य साम्राज्य चैप्टर है उसके अंतर्गत प्रमुख शासकों में हम आज अध्ययन करेंगे अशोक का शासनकाल 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व रहा था। ये याद रखना, अशोक का शासनकाल 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। और याद रखना दोस्तों, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। तो उनका शासनकाल तो 273 ईसा पूर्व में है, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। तो इस बीच में जो 4 साल का अंतर है वो क्या है, उसको ध्यान से सुनना प्रिय बच्चों। अशोक इन 4 साल के दौरान अपने भाइयों से, अपने सगे संबंधियों से सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। इस सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में उनको 4 वर्ष लग गए। तो जो 4 वर्ष है वो भी इसमें उनके शासन काल में गिने जाते हैं। वास्तव में उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए, अशोक के अभिलेख आपको बताइए। उस अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? 2 उपाधियाँ हैं, एक तो है देवनाम प्रिय और दूसरा है देवनाम प्रियदर्शी। ये तो महत्वपूर्ण है ही। तीसरा नाम भी मिलता है राजा। क्या नाम मिलता है? राजा। यानी अशोक के अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? एक तो देवनाम प्रिय, एक देवनाम प्रियदर्शी और फिर राजा, यानी 3 मिलते हैं। कैसे? देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी और राजा। ठीक है। फिर अशोक को अशोक नाम से जो संबोधन किया गया उसका या जो वर्णन मिलता है वो कौन से अभिलेख में मिलता है? मस्की अभिलेख या फिर मास्की अभिलेख। याद रखना, यानी अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में मिलता है? मास्की या मस्की। एक दूसरा अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख, इसमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। और तीसरा अभिलेख है उदयगोलम। चौथा अभिलेख है नेटूर। यानी अशोक का नाम अशोक के 4 अभिलेखों में मिलता है। हालांकि राजस्थान बोर्ड की किताब में 2 ही नाम दिए हुए हैं। एक तो नंबर 1 मास्की, नंबर 2 गुर्जरा, नंबर 3 उदयगोलम, नंबर 4 नेटूर। ठीक है। फिर अशोक के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र को विजित किया। कश्मीर और खोतान क्षेत्र को विजित किया और उसको मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है दोस्तों। फिर अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य, यानी अशोक के साम्राज्य की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी? उत्तर पश्चिमी में अफगानिस्तान, ठीक है, दक्षिण में संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। तो मौर्य साम्राज्य का अशोक के समय विस्तार इस प्रकार है। उत्तर पश्चिम में तो अफगानिस्तान, दक्षिण में संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात और इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से ये मौर्य साम्राज्य का विस्तार था अशोक के समय। तो कल्याण की राज तरंगिणी के अनुसार
अशोक ने 2 नगर बसाए। पहला क्या है, किसके, वितस्ता नदी के किनारे। कहाँ पर, कश्मीर में। क्या नाम था नगर का, श्रीनगर। दूसरे नगर का नाम क्या था, ललित पतन नगर। कहाँ पर है ये, नेपाल में। यानी दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, कल्याण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने 2 नगर बसाए। पहला नगर कहाँ बसाया, कश्मीर में। क्या नाम था, श्रीनगर। कौन सी नदी के किनारे, वितस्ता नदी के किनारे। दूसरा नगर कौन सा था, ललित पतन नगर। कहाँ पर, नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अशोक एक युग पुरुष था, महान सम्राट था। मौर्य साम्राज्य में या प्राचीन भारतीय इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो उन्होंने अपनी नई नीतियाँ लागू की, जिससे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिली। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में उसका धम्म, अन्य नीतियाँ आज भी प्रासंगिक है। क्यों, क्योंकि उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। जितनी तत्कालीन समय में थी वे सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वयुगीन है, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती। इस प्रकार से उन्होंने, यानी अशोक ने क्या किया कि संपूर्ण विश्व के धरोहर है। इसी नीतियों के प्रवर्तक होने के कारण ही अशोक को महान कहा जाता है। इस कारण से एक तो उन्होंने क्या किया कि तत्कालीन समस्याओं को समझने के लिए, तत्कालीन समस्याओं को समझने हेतु उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। नंबर 2, तत्कालीन जो समय में जो समस्याएं थी वो आज भी सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वयुगीन है, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। इस प्रकार से अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया। यानी अशोक ने कौन सा सिद्धांत दिया, पितृवत शासन का सिद्धांत दिया। और महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट क्या है, अशोक ने लोक कल्याण को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। यानी अशोक के जो शासन सिद्धांत था वो कैसा था, पितृवत शासन करना। यानी अशोक शासन करता था प्रजा को अपनी संतान मानना और जनता का अधिक से अधिक भला करना, लोक कल्याण। इस प्रकार से कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया और इसी के आधार पर सम्राट अशोक ने संपूर्ण अपने साम्राज्य में वृक्षारोपण करवाए, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण जिसमें कुएं, सराय यानी धर्मशालाएं के आदि कार्य करवाए। इनसे क्या हुआ, उनके साम्राज्य में रोजगार का सुधार हुआ, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार हुआ, राज्य को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाया, जो आज भी प्रासंगिक है। मजबूत जैसे आज भी ये प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि अशोक ने उस समय रोजगार में सुधार किया और आर्थिक व आधारभूत संरचना में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया। कोई भी व्यक्ति हो, उसको आधारभूत यानी रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत होती है, बिजली पानी की ज़रूरत होती है, इनमें अशोक ने सुधार किया, जिससे यही आज वर्तमान की समस्याएं हैं यार, उन्हीं को मजबूत करना चाहिए। इस प्रकार से अशोक ने धर्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही हेतु संविधा तैयार की। यानी एक कानूनी रूप से इन्हें बनाया और सभी लोगों को ऊपर लागू करवाया। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकता एवं विकास को बढ़ावा दिया, जिससे अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता आई। उसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्र निर्माण करना। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अशोक का मुख्य उद्देश्य क्या था, राष्ट्र निर्माण।
अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया, यानी अशोक, सम्राट अशोक प्रजा से डायरेक्ट मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते समझते और उनकी समस्याओं को दूर करते थे। इस हेतु अशोक ने किया क्या, धम्म यात्राएं की और अपने प्रतिवेदकों आदि अधिकारियों की नियुक्तियां करवाई। किस लिए, प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए। इस प्रकार भौतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए उसने समाज के कमज़ोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की, कृषि भूमि का विस्तार किया, युद्ध बंदियों आदि को वनों और खानों में लगा दिया। वे एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान के लिए भी ध्यान दिया। यानी सम्राट अशोक विकास पुरुष, विकासशील शासक तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक उत्थान और नैतिक उत्थान पर भी बल दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया, अपना उद्देश्य बनाया और इस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया। वर्तमान में भी यही है कि अगर देश का विकास करना है तो गांवों का विकास करना ही होगा। तो अशोक ने इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने साम्राज्य में ग्रामीण विकास को उद्देश्य बनाकर उस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया। चीनी यात्री फहियान के अनुसार वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। ये जानकारी भी हमें फहियान द्वारा मिलती है। फिर राजस्व का पुनर्वितरण करने के हित लोकानुरंजन कार्य में किया, अर्थव्यवस्था को तीव्रता एवं गति दी। इन कार्यों के फलस्वरूप आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, यानी लोगों के पास पैसा आया, यानी प्रजा के पास पैसा आया, रुपए आए, जिससे उनकी सुख सुविधाएं बढ़ी। अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बना दिया। बहुत ही अच्छी बात है कि अशोक ने अपनी जो विदेश नीति है उसको समसामयिक बना दिया, यानी अपने कूटनीतिक संबंध उस तत्कालीन समस्या को ध्यान में रखते हुए कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे जिससे अंतर संबंधों की स्थापना हुई। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया और सभी धर्मों को समान महत्व और आदर प्रदान करने पर बल दिया। जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अशोक ने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि का अनुसरण कर संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण अवश्य किया। याद रखना, यानी एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि का अनुसरण कर संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता व दंड संहिता का क्रियान्वयन कर सामाजिक न्याय एवं कानून के शासन की स्थापना की। विभिन्न वर्गों एवं धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा राज्य की प्रगति हेतु नितांत आवश्यक है। इस प्रकार से अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। यानी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व में, यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। चलिए, फिर इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा एक अभिलेख है, उससे जानकारी मिलती है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय कलिंग का राजा का नाम नंदराज मिलता है। क्या नाम मिलता है? नंदराज। तो 3 सवाल बन गए यहाँ कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व। अशोक के कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए दोस्तों, और उस समय
कलिंग की राजधानी का नाम क्या था? तोसली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कलिंग की राजधानी तोसली। अशोक का कलिंग पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे, ये भी जानना जरूरी है। पहला कारण, अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, पहला कारण। इसीलिए वो कलिंग पर आक्रमण करके भी अपना राजनीतिक एकीकरण करना चाहते थे, ठीक है। फिर नंबर 2, कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तीसरा, समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। ये 4 कारण थे, 3 कारण। पहला कारण क्या था कि अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था। दूसरा कारण क्या था? कलिंग हाथियों हेतु प्रसिद्ध होने और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तीसरा कारण क्या है? समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। क्या महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर होता है। अब कलिंग युद्ध हो गया, तो कलिंग युद्ध के परिणाम क्या निकले? पहला, कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, यानी 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया, उसका हृदय बदल गया और उसने भविष्य में युद्ध की नीति को त्यागने की घोषणा कर दी। अब अशोक ने भैरी घोष या रण घोष या युद्ध घोष की नीति को त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया। उसके बाद, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, सालिशुक, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा था? बृहद्रथ। क्या नाम था उसका? बृहद्रथ। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की? बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। कब की? 184 ईसा पूर्व में। और उस मौर्य साम्राज्य का अंत करके मगध पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी और उस साम्राज्य का नाम था शुंग वंश। इस प्रकार से दोस्तों, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। अशोक गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में था, यानी राज्याभिषेक। लेकिन उसका जो कार्यकाल है, वो शासन काल है, वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। 4 वर्ष सत्ता संघर्ष में। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है बताओ? देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी और राजा। अशोक ने कौन से 2 नगर बसाए? श्रीनगर और ललित पतन नगर। अशोक का नाम अशोक उसके कौन से अभिलेखों में मिलता है? तो मस्की या मास्की, गुर्जरा, ये 2 तो महत्वपूर्ण है ही। तीसरा याद रखें नेटूर, चौथा उदयकोलम। इस प्रकार से, और कलिंग पर अशोक ने कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व। चलिए अब आज फिर 5 सवाल। सवाल नंबर 1, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? सवाल नंबर 1, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? सवाल नंबर 2, अभिलेखों में अशोक को किन नामों से संबोधित किया गया? सवाल नंबर 2, अभिलेखों में अशोक को किन नामों से संबोधित किया गया? सवाल नंबर 3, अशोक के किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? सवाल नंबर 4, अशोक ने कौन से नगर बसाए? और सवाल नंबर 5, कलिंग युद्ध
का वर्णन कीजिए। कलिंग युद्ध का वर्णन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कोविड-19 में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई बातें समझ में नहीं आई तो मुझे व्यक्तिगत कमेंट करें और मेरे व्हाट्सएप पर भी आप समस्याएं भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। जय हिंद, जय भारत।